गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक और अगला टॉपिक है अपना बोन ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। बोन ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। और उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ेंगे जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं, 10-10 मिनट के टॉपिक हैं। तो सबसे पहले है बोन ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन क्या होता है। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे बोन ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन के बारे में। इसके अंदर क्या बताया गया है कि कोई भी जो मॉलिक्यूल्स होता है, कोई भी जो अणु होता है, वो अणु जो है वो अलग अलग प्रकार की ऊर्जाओं का योग होता है। हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो टोटल एनर्जी या कुल ऊर्जा होती है, अलग अलग प्रकारों की ऊर्जाओं का योग होती है। जनरली जब ये बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर 4 प्रकार की ऊर्जा होती है। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 4 प्रकार की ऊर्जा होती है, मतलब उसकी कुल ऊर्जा या टोटल ऊर्जा 4 प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है। कौन कौन सी? सबसे पहले आती है ईटी। ईटी का मतलब होता है ट्रांसमिशन या ट्रांसलेशन एनर्जी। कौन सी? ट्रांसलेशन एनर्जी, जिसे ही हम कहते हैं मोशन एनर्जी, जिसे हम कहते हैं मोशन एनर्जी। ट्रांसलेशन एनर्जी या स्थानांतरण ऊर्जा। अतः कोई भी मॉलिक्यूल जब मोशन करेगा, गति करता है, तो गति या मोशन के फलस्वरूप, उसके ट्रांसलेशन के फलस्वरूप जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाएगी? मोशन एनर्जी या ट्रांसलेशन एनर्जी कहलाती है। इसे ही अपन काइनेटिकल एनर्जी या गतिज ऊर्जा भी कहते हैं। गतिज ऊर्जा का मतलब भी क्या होता है कि जब वो गति करता है मॉलिक्यूल तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा। इसी प्रकार से मोशन करता है, ट्रांसलेट करता है, तो उसके फलस्वरूप ऊर्जा जो होती है वो कहलाती है स्थानांतरण ऊर्जा या ट्रांसलेशन एनर्जी कहलाती है, जिसे हम डिनोट करते हैं ईटी से। उसके बाद में दूसरी आती है ईई। ईई को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जब मॉलिक्यूल जो है उसके मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है? संक्रमण या ट्रांजिशन होता है, तो उसके फलस्वरूप जो ऊर्जा कहलाती है वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कहलाती है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहलाती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के ट्रांजिशन या मोशन या किसी भी प्रकार से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इलेक्ट्रॉनों की वजह से, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप की। तीसरी आती है ईवी। ईवी का मतलब क्या है? वी से है वाइब्रेशनल, तो वाइब्रेशनल एनर्जी, इसे हम कहते हैं वाइब्रेशनल एनर्जी या कंपन ऊर्जा। दूसरा नाम क्या हो जाएगा? कंपन। जब मॉलिक्यूल क्या करेगा? मॉलिक्यूल एनर्जी एब्जॉर्व करता है तो मॉलिक्यूल के अंदर या उसके इलेक्ट्रॉनों के अंदर क्या होगा? वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन होगा तो वाइब्रेशन या कंपन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम कहेंगे वाइब्रेशनल या कंपन ऊर्जा। ठीक है, तो वाइब्रेशन से कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होगी? वाइब्रेशनल एनर्जी। इसी प्रकार से लास्ट आती है ईआर, जिसे हम कहते हैं रोटेशनल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? रोटेशनल एनर्जी, या उसे हम कहते हैं घूर्णन ऊर्जा। जब मॉलिक्यूल क्या करेगा? अपने अक्ष पर रोटेट या घूर्णन करता है, जैसे ये मॉलिक्यूल है, अभी अक्ष पर क्या करेगा? रोटेट करेगा। उसका एक अभिलंब अक्ष होगा, उस अक्ष के ऊपर या उस अक्ष के चारों ओर या उस अक्ष के ऊपर कह सकते हैं, उस अक्ष पर जब वो रोटेट करेगा तो रोटेट या घूर्णन के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उस ऊर्जा को हम कहेंगे रोटेशनल एनर्जी या घूर्णन ऊर्जा। तो घूर्णन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा घूर्णन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो इस तरह से देखो, मोशन के फलस्वरूप ऊर्जा ट्रांसलेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के फलस्वरूप ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, मॉलिक्यूल के अंदर या इलेक्ट्रॉनों के अंदर वाइब्रेशन के फलस्वरूप ऊर्जा वाइब्रेशनल एनर्जी, तथा उनमें रोटेशन होता है उस वजह से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा रोटेशनल एनर्जी कहलाती है। तो कुल ऊर्जा जो बोन ओपेनहाइमर है उसके अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल की जो कुल ऊर्जा होगी वो इन 4 प्रकार की ऊर्जाओं का क्या होगी? 4 प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती हैं। तो 4 प्रकार की कौन कौन सी ऊर्जा हैं? ये 4 प्रकार की ऊर्जा हैं। ठीक है, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक और ट्रांसलेशनल, स्थानांतरण। तो 4 प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है। ये उसने पहली बात कही। फिर बाद में उन्होंने ये बताया कि जब प्रैक्टिकली देखा जाता है
तो चारों में से तीन ऊर्जा जो है वो तो क्वांटाइज होती हैं, क्वांटीकृत होती हैं। बाकी जो एक एनर्जी है जिसका नाम है ट्रांसलेशन एनर्जी या उसे कहते हैं मोशन एनर्जी या स्थानांतरण ऊर्जा, वह क्वांटाइज या क्वांटीकृत नहीं होती हैं। तो कभी भी जब अपन एनर्जी देखते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि वो क्वांटाइज हो, ठीक है। अगर वो क्वांटाइज नहीं हो रही है, क्वांटीकृत नहीं होती हैं, उसका कोणीय संवेग का कोई मान नहीं होता है, तो वो नेगलेक्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार से बोन ओपेनहॉयर एप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल की एनर्जी चार प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है, लेकिन जो ट्रांसलेशन एनर्जी है वह क्वांटीकृत नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? क्वांटाइज या क्वांटीकृत नहीं होती हैं। इस वजह से वह उपेक्षित मानी जाती हैं, नेगलेक्ट हो जाती हैं। अतः टोटल ऊर्जा जो है तीन प्रकार की ऊर्जाओं का ही योग मानी जाती है। किस पर? तीन प्रकार की ऊर्जाओं का ही योग मानी जाती है, इलेक्ट्रॉनिक, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। तो देखो, जब मैंने सबसे पहले पढ़ाया था स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में, तब मैंने क्या बात करी थी? मैंने कहा था कि जब स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो यूवी लाइट को एब्जॉर्व करता है तो मॉलिक्यूल क्या करता है? इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होता है, इसके बाद हाई एनर्जी लेवल में जाता है, वापस लो एनर्जी लेवल के अंदर आता है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। उस बीच में मैंने बताया था कि इसमें रोटेशनल और वाइब्रेशनल भी होते हैं। मैंने उसमें ये नहीं कहा था कि ट्रांसलेशन भी होते हैं। तो आप ऑटोमेटिक समझ सकते हो कि ट्रांसलेशन क्या हो गया? नेगलेक्ट हो गया। इसलिए मैंने वहाँ पे ट्रांसलेशन एनर्जी की बात नहीं की थी। तो वो वाला जो फैक्ट था वो यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है कि मॉलिक्यूल के अंदर तीन प्रकार की ही ऊर्जा होगी, इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल और रोटेशनल, ठीक है। तो इसी को बताया है बोन ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन, और इसे ही हम कहते हैं बोन ओपेनहाइमर एप्रोक्सीमेशन। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत ही ईजी है। इसके अंदर ज़्यादा देखने या समझने वाला कुछ भी नहीं है। टोटल एनर्जी तीन प्रकार की ऊर्जाओं का योग, बस इतना ही इसके अंदर दे रखा है। अगला जो टॉपिक है वो है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ध्यान से देखना। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम या उसे हम कहते हैं स्वतंत्रता की कोटियाँ, स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि क्या होती है या डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? तो कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है वो मॉलिक्यूल विभिन्न अणुओं, जो अणु होता है वो विभिन्न परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। तो मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल जो गति करता है, मोशन करता है, फ्री मोशन करता है, तो मॉलिक्यूल अंतरिक्ष के अंदर, हम देखो जब किसी भी अणु या परमाणु की गति की बात करते हैं तो तीनों निर्देशांकों की बात करते हैं। कौन से तीनों निर्देशांक? अगर मैं बात करूँ, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे पड़ा है, इसका मतलब हम कहते हैं कि अंतरिक्ष के अंदर उसके कितने निर्देशांक होंगे, ठीक है। वो अंतरिक्ष की बात नहीं है, जस्ट ऐसा कहा जाता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल की अगर मैं बात कर रही हूँ, वो मॉलिक्यूल गति कर रहा है या मोशन कर रहा है, फ्री मोशन कर रहा है, तो उस जो वो मोशन करेगा वो तीन कोऑर्डिनेट के सापेक्ष मोशन करता है। तीन कोऑर्डिनेट कौन कौन से? अंतरिक्ष के सापेक्ष ये तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो इन तीन जो कोऑर्डिनेट होते हैं, इन तीन कोऑर्डिनेट के सापेक्ष वो गति करता है, ठीक है। कौन से हैं? एक्स, वाई और जेड। इन तीन कोऑर्डिनेट या तीन निर्देशांकों के सापेक्ष उसका मोशन होता है या स्वतंत्र गति होती है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष होने वाली स्वतंत्र गति या फ्री मोशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। क्या कहलाता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वतंत्रता की कोटि कहलाता है। अब देखो, कोई भी जो मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं हम कि कोई भी अणु है, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल या अणु है, वह अणु n परमाणुओं से मिलके बना हुआ रहता है। कितने? n परमाणुओं से मिलके बना हुआ रहता है। तो अब ये मॉलिक्यूल के अंदर परमाणु कितने हैं? n है। तो इसका मतलब है कि n परमाणु तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष क्या करता है? गति करता है। तो टोटल उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी? टोटल उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3n, ठीक है, 3n। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, मॉलिक्यूल जो है वो लीनियर भी हो सकता है और वो कोणीय भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर मॉलिक्यूल एक ही जैसी गति करे। देखो, अगर मैं बात करूँ इसकी, ये लीनियर है, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के, दो कोऑर्डिनेट के सापेक्ष गति कर रहा है। लेकिन मैं बात करूँ
कोणीय मॉलिक्यूल की, ये एक तरह का कोणीय मॉलिक्यूल बना दिया मैंने, एंगुलर मॉलिक्यूल से, ठीक है। अब ये जो गति करेगा ये 3 कोऑर्डिनेट के सापेक्ष में गति करता है। तो लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल जो है उनकी गति निर्देशांकों के सापेक्ष अलग अलग होती हैं। तो अगर मैं बात करूँ सबसे पहले कोणीय मॉलिक्यूल, कोणीय नहीं कहूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि नॉन लीनियर। कौन से? नॉन लीनियर। अगर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के अंदर देखो, एक तो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, वो अभी हमें यहाँ डिस्कस नहीं करनी है। हम बात करेंगे ट्रांजिशन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल एनर्जी की। तो ट्रांजिशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल के अंदर जो ट्रांजिशनल एनर्जी होती है वो तो क्वांटाइज नहीं होती हैं, तो उसको भी मैं नेगलेक्ट कर रही हूँ। अब आती है सीधी सी बात वाइब्रेशनल और रोटेशनल की। तो 3 मॉलिक्यूल हैं इसके अंदर, कितने? 3। तो तीनों की, जब तीनों मॉलिक्यूल में अगर मैं एक एक की बात करूं, अगर 3 नहीं समझता आप ऐसा समझ लो n मॉलिक्यूल है, n इसके अंदर परमाणु है, ठीक है, मॉलिक्यूल के अंदर। अब ये n परमाणु क्या करेगा? तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशनल होगा, उसके अंदर कंपन होगा। तो तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष होने वाली जो उसकी कंपन होगी वो भी कितनी होगी? 3 ही होगी। तो ये मैंने लिख दिया 3। उसके बाद में वही n मॉलिक्यूल, n परमाणु, जो n परमाणु होगा वो तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष क्या करेगा? घूर्णन करेगा, अपने अक्ष पर घूर्णन करता है, गोल गोल मतलब ऐसे रोटेट होगा और घूर्णन करेगा, लेकिन तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष। तो उसके भी मान कितने हो गए? 3। तो ये 3। देखो मैं n लेके बात कर रही हूँ, n की जगह अपन कितने भी आ सकता है वहाँ पे, ठीक है। जब एग्जाम्पल लेंगे तब बहुत सारे परमाणु आ सकते हैं। हम बात करते हैं n परमाणुओं को लेकर। तो ये 3n क्या था? ये 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, स्वतंत्र गति थी, मोशन था उसका, ठीक है। 3 ये क्या? ये वाइब्रेशनल क्या और 3 ये रोटेशनल क्या है। तो टोटल क्या आता है? 3n माइनस माइनस प्लस होता है तो 6। ये जो मान होता है ये होता है नॉन लीनियर के लिए, और इसके आधार पर हम निकालते हैं वाइब्रेशनल की स्वतंत्रता की कोटियाँ। देखो ऐसे भी सवाल आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो तो भी सही है, आपको आता है वाइब्रेशनल की स्वतंत्रता की कोटियाँ निकालो तो भी सही आता है, ठीक है। तो ये आता है नॉन लीनियर के लिए। फिर आता है लीनियर के लिए कैसे निकालना है। तो लीनियर के लिए देखो n मॉलिक्यूल है तो 3n तो ये है ही है, ठीक है। उसके बाद में ये जो रोटेट करेगा, इसकी जो वाइब्रेशनल गति होगी, वाइब्रेशनल गति जो होती है नॉन लीनियर के लिए भी वो तीनों कोऑर्डिनेट के अंदर होगी। तो 3 आ गया इसके अंदर, लेकिन अब आएगा 2 क्यों आया? क्योंकि जब वो रोटेट करेगा तो लीनियर मॉलिक्यूल अपने अक्ष पर ही रोटेट करता है, अतः वो 2 कोऑर्डिनेट के सापेक्ष ही रोटेट करेगा, तीसरे के सापेक्ष रोटेट नहीं करेगा। तो उसकी रोटेशनल जो गति होगी या रोटेशन होगा उसके अंदर 2 कोऑर्डिनेट के सापेक्ष ही होगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2। तो ये कितना आ गया? 3n - 5, ठीक है। देखो आपको ये नहीं पूछेंगे कि ये सब कैसे आया, ये मैं जनरली आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ इसका कि ये फॉर्मूले कैसे आए, ठीक है। आपको तो क्या पूछेगा? एग्जाम्पल दे देंगे और एग्जाम्पल को आपको क्या करना है? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है, तो ये फॉर्मूले आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी इतनी नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए इसकी थ्योरी भी। इस हिसाब से नॉन लीनियर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 3n - 5, और लीनियर के लिए क्या होता है? 3n - 6। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं किसके? डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि निकालने के। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेती हूँ और इस एग्जाम्पल को अपन सॉल्व करते हैं। लीनियर भी लेंगे, नॉन लीनियर भी लेंगे, आपको बताना कौन से लीनियर है और कौन से नॉन लीनियर है। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने ले लिया H2O, वाटर का एग्जाम्पल। तो अब देखो फर्स्ट ईयर आपने पढ़े या फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा हुआ है सारा किसका कौन सा शेप होता है, कैसा होता है। तो आपको ये सब बताने की अब ज़रूरत नहीं है कि लीनियर होगा नॉन लीनियर होगा, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। तो अब H2O है, तो मुझे बताओ H2O का मॉलिक्यूल, जल का मॉलिक्यूल, ज्यामिति कैसी होती है उसकी? H2O जो मॉलिक्यूल है क्या लीनियर होता है? नहीं। कैसा होता है? एंगुलर होता है या कोणीय होता है। तो जो लीनियर नहीं है उसको मैं क्या कहूँगी? नॉन लीनियर कहती हूँ। तो H2O जो है इस तरह से होता है। H2O तो देखो लीनियर थोड़ी होता है, इस तरह से होता है, इसके अंदर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये लीनियर नहीं है, एक तरह से क्या है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। कैसा है? नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर है तो फॉर्मूला क्या लगेगा? 3n - 6 फॉर्मूला लगेगा। अब आपको ये देखना है कि अब ये n क्या है। तो मैंने n का क्या बताया था? मैंने बताया था जो n है वो है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स या परमाणुओं की संख्या। तो जितने परमाणु आपको मॉलिक्यूल के अंदर दिख रहे हैं उतने
क्या करना है, n की जगह लिखना है। तो यहाँ पे n कितना आएगा, कितने हैं देखो, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, कितने हो गए 3। तो n की जगह मैं क्या लिखूँगी 3। तो अब देखो सवाल इसका जवाब कैसे आएगा, 3 इंटू n कितने हैं 3 माइनस 6, कितने आ गए 3 और 3 9, तो 9 माइनस 6 आंसर कितना आएगा 3। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि जो निकलेगी वो कितनी आएगी, 3 आएगी, कितनी 3। इसी तरह से एग्जाम्पल और लेते हैं NH3, ठीक है। NH3 अमोनिया का मॉलिक्यूल कैसा होता है, पिरामिडल आकृति का होता है, मतलब लीनियर तो नहीं है, तो कैसा हो गया नॉन लीनियर, कैसा हो गया नॉन लीनियर होता है। फॉर्मूला क्या है 3n-6। इसके अंदर n कितने हैं, n देखो 1 नाइट्रोजन 3 नाइट्रोजन, कितने हो गए 4। तो मैं क्या लिख सकती हूँ 3 इंटू 4 माइनस 6, कितने आ गए 3 इंटू 4 माइनस 6, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 6 कितने आ गए 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी आएगी 6 आएगी, ठीक है। ये मैं बात किसकी कर रही हूँ, मैं इस बात कर रही हूँ नॉन लीनियर की। एग्जाम्पल नंबर 3, अब आप मुझे बताओ कितने आएंगे इसके। ये तो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इसका, आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखना। हर कोई एग्जाम्पल हो अगर स्ट्रक्चर दे दे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बना के देखना, ठीक है। जैसे कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H6 होता है, ठीक है। 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन। क्या ये लीनियर है, बिल्कुल नहीं, लीनियर तो बिल्कुल नहीं है। ये कैसा है, नॉन लीनियर है, प्लेनर संरचना होती हैं। तो अब मुझे आप बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, 3n-6 होगा। n कितने आएंगे इसके अंदर, कितने परमाणु आपको दिख रहे हैं, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन मतलब 12, तो 12 है। तो फॉर्मूला लगाओ 3 इंटू 12 6, 36 माइनस 6 कितने आए 30। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है इसकी 30 होएगी, ठीक है। ये सब अपन देख रहे थे किसके लिए, नॉन लीनियर के लिए। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं लीनियर के लिए। लीनियर में कौन हो जाएगा, सिंपल सा एग्जाम्पल CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये CO2 किस फॉर्म में होता है, लीनियर फॉर्म के अंदर पाया जाता है CO2। तो इसके लिए अपन फार्मूला क्या लगाएंगे, फार्मूला लगाएंगे 3n-5 लगाएंगे, 3n-6 नहीं लिखेंगे, 3n-5 लगाएंगे, ठीक है। अब n क्या है, तो n नंबर ऑफ द एटम कितने हैं 1 2 3, तो 3 नंबर ऑफ द एटम है इसके अंदर। अब इंटू कर दो, 3 इंटू n का मान है 3 माइनस 5 कितने हो गए 3 और 3 9 और 5, 9 में से 5 गए कितने 4। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 4 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। इस तरह से आप चाहो जितने एग्जाम्पल ले सकते हो। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर है। लीनियर है तो फॉर्मूला 3n-6 लगाना है, और अगर नॉन लीनियर है तो 3n-6 फार्मूला है, और अगर वो लीनियर है तो 3n-5 फार्मूला लगेगा। और n क्या होगा इसके अंदर, n नंबर ऑफ द एटम। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, उसके n नंबर हो जाएंगे। तो उस आधार पर हमें निकालनी है डिग्री ऑफ फ्रीडम। सवाल जो आता है वो इन्हीं में से आता है, एग्जाम्पल ही आते हैं, थ्योरी इसके बारे में इतनी नहीं पूछते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ईजी है। अब आप एक काम करना, बुक्स के अंदर अगर एग्जाम्पल दे रखे हो तो वो एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करना, और जो भी प्रॉब्लम हो अगर नहीं हो पा रहे हो तो आप मुझे बता देना, मैं सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।